तो यहाँ पर हम देखें निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि यहाँ पर कौन सी नहीं है। सदिश राशि की बात करें तो लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग सदिश राशि है। एंगुलर मोमेंटम सदिश राशि है। मैग्नेटिक फील्ड सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये सदिश राशि यहाँ पर नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं P इक्वल टू एम वेक्टर इंटू वी वेक्टर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यानी ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा एफ डिवाइड बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और एंगुलर मोमेंटम है वो भी यहाँ पर क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट देखें, रेखीय आवेश निम्न में दिया जाता है। तो रेखीय आवेश लीनियर चार्ज है, किस में दिया जाता है। तो लीनियर चार्ज है यहाँ पर वो दिया जाता है गॉस लॉ के अंदर। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें, जैसे कि ये हमारी सरफेस है, तो इसमें जैसे नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव इधर की साइड और पॉजिटिव इधर की साइड है। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस में क्या होता है, जैसे कि हम ये सरफेस मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में गॉसियन सरफेस यानी गॉस का नियम लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनपुट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस के नियम के अनुसार है। गॉस का नियम क्या कहता है कि कोई भी बंद सतह यानी क्लोज्ड सरफेस, जैसे ये क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स सतह पर घेरे गए चार्ज के बराबर होता है। तो सतह पर जो घेरा गया चार्ज है उसके बराबर होता है यहाँ पर। तो कोई भी बंद सतह यानी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स सतह पर घेरे गए चार्ज के बराबर होता है, वही हमारा गॉस लॉ कहलाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि परमाणु में कोई भी आवेश यहाँ पर नहीं होता है। अगर परमाणु की बात करें, परमाणु में हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अंदर की साइड, प्रोटॉन पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु आवेश रहित होता है, यानी परमाणु आवेश रहित, यानी कोई भी आवेश परमाणु पर नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब क्योंकि परमाणु के अंदर की बात करें, परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, और दोनों आपस में मिलकर के उदासीन बन जाते हैं, इसलिए प्रोटॉन जो परमाणु है हमारा उदासीन होता है। फिर नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ओम के नियम का बिंदु के रूप में प्रदर्शन हम देखें। ओम के नियम का ओम के नियम को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे करते हैं ओम के नियम को बिंदु के रूप में प्रदर्शित। ओम के नियम को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करने के लिए J इक्वल टू क्यू ई होगा, यानी कि रो ई होगा ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम देखें, ओम का जो स्टैंडर्ड नियम है वो होता है V इक्वल टू आई आर। और ओम नियम का दूसरा तरीका हम देखें, जैसे कि
चालकता यानी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम देखें, जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी हो जाएगी हमारी जे, जे हमारी यहाँ पर करंट डेंसिटी होगी, और ये हमारी कंडक्टिविटी होगी रो, कंडक्टिविटी, और ई हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बीच में रिलेशन है, यानी बी डिवाइड बाई आर है वो आई के इक्वल होगा, बी डिवाइड बाई आर इक्वल टू आई, और इसी से हम निकालते हैं, यानी जे हमारी करंट डेंसिटी हो जाती है और ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जे की वैल्यू हो जाती है रो ई, और इसी से हम दिखाते हैं ओम के नियम को, यानी वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो ई की बात करें, ई हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये रो की बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि जब दो आवेशों के बीच का अलगाव बढ़ जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इंक्रीज, यानी दो चार्ज के बीच में सेपरेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब दो आवेशों के बीच में अगर हम बढ़ा रहे हैं, यानी सेपरेशन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, आवेशों के मध्य जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इट डिक्रीज, यानी ये घट जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, टू चार्ज बॉडीज spaced apart 10 centimeter in the vacuum. It's know that the charge are 4 into 10 की power minus 8 and 6 into 10 की power minus 5 coulomb respectively. If the same charge are separated by the same distance in kerosene with the जो वॉल्यूम दे रखा है, एयर का वॉल्यूम दे रखा है 2, देन फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर फोर्स पूछा है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, तो डी यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें तो ये मीटर में बदल जाएगा 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में, और Q1 यहाँ पर दे रखा है, पहला चार्ज दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और Q2 दे रखा है चार्ज सेकेंड, क्या दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई ई आर डी स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू ये आ रहा है यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 2, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.07 न्यूटन। नेक्स्ट देखें हम, जैसे कि निर्वात में दो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, आवेश दे रखे हैं यहाँ पर, इसी क्वेश्चन को देखा तो 1.074 न्यूटन हमने निकाला है इसको। नेक्स्ट हम देखें, इस चित्र पर विचार करें तो ज्ञात करें, यहाँ पर दो एक ही केंद्र पर दो गोले बने हुए हैं, बराबर और विपरीत एक समान रूप से वितरित आवेश होते हैं, यहाँ पर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। कंसिडर द फॉलोइंग इमेज, इट इज नोन दैट टू concentrating sphere cells carry equal and opposite uniformly distributed charge over the surface. What will be the electric field on the surface of inner cell? तो इनर सेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो हमें निकालनी है। तो इसको हमें निकालने के लिए क्या होगा, इनर सरफेस पर निकालनी है, तो इनर सरफेस के लिए हो जाएगा ये E इक्वल टू क्यू चार्ज हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, हवा में स्पार्क होने से फाइंड द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर कैपेबल ऑफ बीइंग चार्ज 1 बिलियन वोल्ट पोटेंशियल बिफोर स्पार्किंग इनटू द एयर।
गिवन दैट ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है एयर का दे रखा है यहाँ। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर दे रखा है। हमें ज्ञात करना है रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर कैपेबल ऑफ बीइंग चार्ज 1 मिलियन पर वोल्ट 1 मिलियन वोल्ट पोटेंशियल बिफोर द स्पार्किंग इनटू द एयर। तो रेडियस हमें ज्ञात करनी है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज रखा है यहाँ पर 1000 यानी 10 लाख, 1 मिलियन यानी 100, 1000 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट यानी 1 मिलियन हो गया। और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 4 ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 इंटू 10 की पावर 4। उसके बाद में हम देखें 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है। अब वोल्ट पर सेंटीमीटर को में करना है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -1 वोल्ट पर तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज किलोवोल्ट पर त्रिज्या। तो ये हो जाएगा त्रिज्या की वैल्यू हम निकालें। ब्रेकडाउन वोल्टेज किलोवोल्ट पर त्रिज्या होता है तो त्रिज्या की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी त्रिज्या की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेडियस 1000 इंटू 10 की पावर 3 यानी किलोवाट हो जाएगा डिवाइड बाई ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -1। तो ये आ जाएगा 0.333 मीटर। तो ये आ जाएगा रेडियस। नेक्स्ट देखें विद्युत क्षेत्र परिभाषित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र किससे परिभाषित करते हैं? विद्युत क्षेत्र परिभाषित है फोर्स पर यूनिट चार्ज। वो लाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इसका फार्मूला जो होगा विद्युत क्षेत्र का वो होता है E इक्वल टू यानी F डिवाइड बाई Q यानी फोर्स डिवाइड बाई आवेश। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है और न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है। तो क्या है? ये सदिश राशि है। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है विद्युत क्षेत्र और इसकी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो सदिश राशि क्या होती है? जिसकी दिशा और परिणाम दोनों हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसी को हम कहेंगे सदिश राशि। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा और परिणाम, वही हमारी सदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट देखें बोल्ट्जमान स्थिरांक यानी बोल्टता का परिवर्तन किसके द्वारा किसके साथ प्रदर्शित करता है? बोल्ट्जमान स्थिरांक यानी बोल्टता का परिवर्तन किसके साथ प्रदर्शित करता है? तो किसके साथ प्रदर्शित करता है? ये टेम्परेचर के साथ प्रदर्शित करता है। यानी बोल्टता का परिवर्तन है तापमान के साथ में इसका परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हम देखें गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक गतिमान आवेश से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न कर सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये दोनों हम उत्पन्न कर सकते हैं गतिमान जो आवेश है उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ फोर्स
तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? बल। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान क्या है? m, और त्वरण क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण की बात करें हम, L t-2, यानी त्वरण बराबर क्या होगा? लंबाई डिवाइड बाई समय स्क्वायर, ये त्वरण हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और त्वरण को हम कैसे निकालते हैं? त्वरण को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान को लिखते हैं केजी में। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी को तो फोर्स क्या हो जाएगा? केजी को द्रव्यमान हो गया एम एल, केजी मीटर, मीटर को एल, और एस पर सेकंड स्क्वायर तो टी⁻⁻²। तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी बल की विमा हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसके समान बीमीय सूत्र है? तो किसके समान ये बीमीय सूत्र है यहाँ पर? चलिए, तो वर्क एंड एनर्जी, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी एंड इम्पल्स मोमेंटम, यानी कार्य, ऊर्जा और आवेग, संवेग, दोनों ये क्या है? समान विमीय सूत्र हैं। जैसे कि कार्य का बीमा जैसे हम देखें, कार्य की बीमा क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी⁻²। ऊर्जा की बीमा क्या होगी? कार्य ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी⁻²। और संवेग की बीमा कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग दोनों। संवेग की बीमा देखते हैं, संवेग की बीमा होती है एम एल टी⁻⁻1, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों समान है, यानी दोनों की बीमा समान है। संवेग की बीमा एम एल टी⁻², और आवेग की जो बीमा है वो होती है एम एल टी⁻⁻1। तो ये दोनों भी है समान बीमा है, और यहाँ पर भी ये दोनों समान बीमा है। 1 जूल प्रति कूलाम क्या कहलाता है? तो 1 जूल पर कूलाम है, उसे वोल्ट कहते हैं। यानी अनंत बिंदु से एक बिंदु तक किसी यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य वोल्ट कहलाता है। अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य वोल्ट कहलाता है, और वोल्ट की इकाई क्या होती है? जूल पर कूलाम, जूल कूलाम, जूल पर कूलाम। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि आवेश Q का एक आवेशित कण धारा के अक्ष पर v वेग से घूम रहा है, तो कण पर चुंबकीय बल है। तो कण पर चुंबकीय बल क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखें, ये 0 हो जाएगा, कण पर चुंबकीय बल। तो आवेश Q का आवेशित कण एक सोलेनॉइड धारिता यानी धारा के अक्ष पर v वेग से घूम रहा है, कण पर चुंबकीय बल 0 होगा, क्योंकि बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र क्या होता है? F=q_v_v sin थीटा। और इसमें थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा, और उसके फलस्वरूप बल भी 0 हो जाएगा। इसलिए 0 हुआ है। नेक्स्ट देखें, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक अदिश राशि है। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे इसको। तो विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज अंतर को कहते हैं विभवांतर। एक कूलॉम धनात्मक आवेशों को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यों को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं।
विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखें कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोश धारण कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 8। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोश धारण करता है वह 8 होती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और संयोजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इस डिवाइस पर आवृत्ति निर्भर गुणों को अपनी स्थिति नहीं है। आवृत्ति निर्भर गुणों की अपनी स्थिति नहीं है। कौन सी डिवाइस पर नहीं है? तो ये है रजिस्टर। प्रतिरोध आवृत्ति से मुक्त होता है। प्रतिरोध पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो धारितीय प्रतिघात है या प्रेरकीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस पर आवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक्सी की वैल्यू क्या होती है? एक्सी होती है 1/2πfc और एक्सएल होता है 2πfl। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्सी का फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं तो एक्सी का मान घटता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सी घटेगा, और अगर जबकि एक्सएल का मान बढ़ता है, एक्सी का मान घटता है और एक्सएल का मान फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ता है। जबकि यहाँ पर हम देखें, लेकिन आर का जो मान है, आर के मान में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आने वाला है।